हमारे ताऊ और ताई जी गांव में रहते थे। माँ से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे ताऊ और ताई भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। ताऊ जी की बस एक ही बेटी थी, रिंकी। माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाकर्म करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ रिंकी भी थी। वो मुझसे शायद 2 साल ही बड़ी होगी। वो 19 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती थी कि चाची, मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभी ने उसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निढाल थी कि कुछ भी खा पी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरा एक भाई था जो शादीशुदा था, एक बहन थी। माँ उसके लिए रिश्ते भी देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो रिंकी को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर उससे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी। तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। रिंकी कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी 10वीं तक ही पढ़ी है, हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी। लड़की को तो बस घर के काम काज ही आनी चाहिए। रिंकी चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें। अगर ताऊ जी जिंदा होते तो ज़रूर इसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी होती है। 10 पढ़ें, 14 पढ़ें या 16, घर के काम ही तो करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम रिंकी करने लगी। मेरी भाभी उस पर रौब जमाने लगी, कहती, रिंकी आटा अच्छे से गूँथना। मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी रिंकी के ऊपर ही डाल दीजिए, वो चाय अच्छी बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी रिंकी पर थी। वो आटा गूंथ कर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रख कर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उससे कहते कि रिंकी पुत्र जरा चाय बना दे। वो चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बना कर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी कि पवन, अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? वो कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होता है पढ़ने का? वो कहने लगी टाइम मैं निकाल लूँगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने रिंकी को देखा तो मेरी बहन के बजाय रिंकी का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन गुस्से से माथे पर बल डाले रिंकी को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी कि ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ, जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा, दीदी भगवान से डरो, क्यों रिंकी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही उससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वो रिंकी को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था कि दीदी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आँखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, दीदी घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभी ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वो कहने लगी कि तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो, तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है तो। मेरी माँ कहने लगी, तुम चुप नहीं रह सकते? खैर, जब तक सुधा की शादी ना हो जाए मैं इस रिंकी की बच्ची की शादी थोड़ी करूँगी।
मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दो, पहले घर के काम काज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई तो वो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी। पानी तक रिंकी से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो। पूरा दिन रिंकी घनचक्कर बनी रहती थी। कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ लगा देता। कभी माँ कहती मेरे पैरों की मालिश करो, कभी सुधा दीदी कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। हर वक्त सब रिंकी को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो रिंकी की चारपाई खाली थी। मैं जब स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वो कहने लगी कि पूरे शरीर में बहुत दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा था। मैंने कहा, तो किताब लेकर क्यों बैठी हो? वो कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूँ। लेकिन सर में दर्द है और बदन में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वो तो तेज़ बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास निकाला और उसे गर्म करके रिंकी को दे दिया। ये देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि चाची सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने दिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उससे दूध पीने के लिए कहा और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सब रिंकी रिंकी आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार था। वो कहने लगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कोई भी हमारे घर बीमार हो तो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी, ये तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? मैंने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता, रिंकी को इतना तेज़ बुखार है। वो कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट तो बहुत सी औरतें होती हैं, तो क्या घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं? मेरी बात सुनकर सुधा दीदी कहने लगी, तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। चलो जाओ और रिंकी से कहो मुझे नाश्ता बना कर दें। मैंने कहा, वो आप लोगों की नौकरानी नहीं है। रिंकी को बहुत तेज़ बुखार है। मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत ना थी। बुखार में भी रिंकी से सारे काम करवाए गए, बर्तन, यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटियाँ भी उसी से बनवाई गईं। रात को जब वो रोटियाँ बनाने के लिए ऊपर गई तो शायद रो रही थी। ज़रूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी ज़िंदगी ऐसे ना बनी होती। रिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी। मैंने सोचा कि मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करवानी चाहिए। किसी और को तो उस पर ज़रा भी तरस नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं रिंकी कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झांककर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए थे। रिंकी को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभी और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गईं। उसे चारपाई पर लिटाया गया और वह बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को। कहने लगती कि आप मुझे क्यों अकेला छोड़ कर गए हैं, मुझे भी अपने साथ लेकर जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था,
लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम ना था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। इन्हीं दिनों एक रिश्ते वाले ने सुधा दीदी को पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी। घर में शादी की तैयारियां चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही सुधा दीदी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गईं। रिंकी अभी भी घर के कामों में व्यस्त रहती और रात में पढ़ाई करती थी। लगभग 1 साल का समय बीत चुका था। एक दिन जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, सत्यम की नौकरी लग गई है और वो घर आने वाला है। सत्यम मेरा ममेरा भाई था, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आने वाला है। माँ कहने लगी, एक और खुशखबरी है, रिंकी की शादी भी तय हो गई है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वो 55 साल का बूढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरी माँ ने रिंकी का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। उस रात वो स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो वो मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। वो मेरी सगी ना सही, लेकिन थी तो बहन ही। उसे दुख में देखकर मुझे भी रोना आ गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि रिंकी की शादी उस आदमी से ना हो। आज सुबह सुबह ही सत्यम भैया आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने रिंकी को देखा तो वो देखते ही रह गए। खुले बालों में रिंकी बहुत सुंदर लग रही थी। सत्यम भैया मुझे बुलाकर पूछने लगे, ये कौन है? मैंने बताया, ये मेरे ताऊ जी की लड़की रिंकी है। सत्यम भैया को धीरे धीरे रिंकी के बारे में सब पता चल गया कि किस तरह इस घर में उसको नौकरानी बनाकर रखा गया है। सत्यम भैया रिंकी से प्यार करने लगे थे और उससे शादी करना चाहते थे। जब ये बात मैंने अपनी माँ से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि वो अनाथ लड़की है, सत्यम की शादी रिंकी से कभी नहीं करवाऊंगी। सत्यम भैया ने अपने माँ पापा से बात की। थोड़ी नार नुकुर के बाद वो लोग इस शादी के लिए मान गए। अब माँ को ना चाहते हुए भी रिंकी की शादी सत्यम भैया से तय करनी पड़ी। माँ कहने लगी कि वो शादी में 1 रुपए भी खर्च नहीं करेगी। मैंने कहा, रिंकी के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा, ज़रूर पापा के और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर उसकी शादी में अच्छा इंतजाम करें। मेरी माँ कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर में खा रही है, पी रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं हो रहा? ये सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, माँ, जो 2 रोटियां वो इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है, वो भी आप उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं। कितने अफसोस की बात है। फिर 1 महीने बाद रिंकी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, जैसा मैं चाहता था। विदाई के वक्त मैंने सत्यम भैया से वादा लिया कि वो कभी रिंकी की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, क्योंकि उसने बहुत कष्ट झेला है। शादी में भाई के जितने फर्ज होते हैं वो सब मैंने ही निभाए थे। पग फेरे की रस्म के लिए जब रिंकी घर आई तो उसके चेहरे पर खुशी की लालिमा बिखर रही थी। उसने आते ही मेरे पैर छू लिए और बोली, भाई, तुम ना होते तो जाने आज मेरी ज़िंदगी कैसी होती। रिंकी फपक फपक कर रो पड़ी। मैंने जल्दी से रिंकी को उठाया, उसके आंसू पोंछे। मैंने कहा, मुझे पाप में डालोगे क्या? बहनें भाई के पैर नहीं छूती बल्कि आशीर्वाद देती हैं। शाम को खुशी खुशी रिंकी अपने ससुराल वापस चली गई। आज मैं बहुत खुश था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया था। सच कहते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने से ज़्यादा सुखद कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।